तरफ है प्राचीन गूंजती हुई ध्वनि ओम ओम, और दूसरी तरफ है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। और उसके कुछ सबसे हैरान करने वाले सिद्धांत जैसे बिग बैंग या फिर स्ट्रिंग थियरी। क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? हमारे पास एक लेख है, ओम एंड द कॉस्मिक सिम्फनी ऑफ फिजिक्स, और इसी के सहारे हम आज इन दिलचस्प समानताओं को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात पहले ही साफ कर दें, हमारा मकसद यहाँ किसी एक बात को सही या गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस इस लेख में जो विचार दिए गए हैं, जो कनेक्शन बताए गए हैं, उन्हें आपके सामने रख रहे हैं कि भाई ब्रह्मांड कैसे बना, असलियत की प्रकृति क्या है, ये रेजोनेंस या कंपन क्या चीज है, चेतना का क्या रोल है इसमें, और हाँ, ओम के बाद की जो शांति होती है उसका भी क्या मतलब हो सकता है। ये सोचना है कितना रोमांचक है कि हजारों साल पुरानी एक ध्वनि और आज की जो साइंस की खोजें हैं उनमें ऐसी कोई गूंज मिल जाए। तो चलिए देखते हैं ये तार कहां तक जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत ही ध्यान खींचने वाला विषय है, और हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये ओम की जो अवधारणा है, जिसकी जड़ें हमें वैदिक परंपराओं में मिलती हैं, वो आज के फिजिक्स के कुछ जटिल, कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज के साथ कहीं ना कहीं मेल खाती सी लगती है। जैसे दो अलग अलग नजरिए हों पर तस्वीर एक ही दिखा रहे हों। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से, मतलब ब्रह्मांड की रचना से। बिग बैंग। प्राचीन भारतीय दर्शन में अगर देखें तो ओम को वो पहली आवाज माना गया है, वो आदिम कंपन जिससे सब कुछ पैदा हुआ। एक तरह से कह सकते हैं क्रिएशन का साउंड ट्रैक। और ओम ध्वनि की जो बनावट है वो भी तो खास है ना। ये अ की आवाज से शुरू होती है, एकदम खुली आवाज, फिर ऊ में फैलती है जैसे विस्तार हो रहा हो, और फिर म के साथ एक गहरे मौन में, एक शांति में विलीन हो जाती है। ओम ओम, मतलब एक पूरी यात्रा है इस ध्वनि में, उत्पत्ति, विस्तार और फिर विलय। हाँ, और यहीं पर मॉडर्न फिजिक्स की कहानी भी काफी मिलती जुलती लगती है। बिग बैंग को भी तो हम एक तरह का पहला स्पंदन मान सकते हैं, या कहें एक क्वांटम उतार चढ़ाव। वो एक पल जहां से स्पेस, टाइम, एनर्जी, सब कुछ वजूद में आया, एक सिंगुलैरिटी से। अब देखिए, यहाँ कोई सीधी बराबरी नहीं कर रहे हम, पर एक रूपक समानता वो साफ दिखती है। हाँ। जैसे ओम ध्वनि है, एक खुली शुरुआत अ, फिर फैलाओ ऊ, और फिर शांति म के बाद, एक पूरा चक्र। वैसे ही ब्रह्मांड की कहानी भी तो कुछ ऐसी ही है। एक शुरुआत हुई, तेजी से फैला, और शायद अंत में सब कुछ वापस एक तरह की स्थिरता या कह लीजिए मौन में लौट जाए, जिसे हम कॉस्मिक साइकिल भी कह सकते हैं। तो मजेदार बात यह है कि एक तरफ आध्यात्मिक प्रतीक है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक मॉडल, पर दोनों ही कहीं ना कहीं एक शुरुआती बिंदु, एक कंपन से शुरू होकर फैलने और फिर सिमटने या शांत होने की बात कर रहे हैं। ये जो संरचना में गूंज है ना, ये वाकई ध्यान देने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है समानता। अच्छा, अब जरा वास्तविकता की और गहरी परतों में उतरते हैं। ओम और स्ट्रिंग थियरी, ये फिजिक्स का एक बहुत ही पेचीदा सिद्धांत है, क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। अगर इसे एकदम आसान भाषा में कहें तो स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है कि इस ब्रह्मांड में जो भी हमें दिखता है, छोटे से छोटा कण, ऊर्जा, पदार्थ, वो सब असल में धागे जैसी बहुत ही छोटी, लगातार कांपती ही चीजों से बना है, जिन्हें स्ट्रिंग्स कहते हैं। हाँ, मतलब बुनियाद में जाएं तो सब कुछ कंपन है, वाइब्रेशन। सही कहा। और ये सिर्फ कंपन नहीं है, बल्कि इन स्ट्रिंग्स के कंपन का तरीका, मतलब पैटर्न, वही तय करता है कि कौन सा कण बनेगा। अच्छा। हाँ, जैसे सितार का तार है ना। हाँ। आप उसे अलग अलग तरह से छेड़ें तो अलग अलग सुर निकलते हैं। वैसे ही इन स्ट्रिंग्स के अलग अलग कंपन से इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटॉन, ये सब अलग अलग कण बनते हैं। सब कुछ जैसे कॉस्मिक संगीत हो जो इन अनगिनत स्ट्रिंग्स के कंपनों से बन रहा है। और ये सोचना कि सब कुछ मूल रूप से कंपन ही है, ये उस धारणा की कितना करीब लगता है कि ओम ही वो मौलिक कंपन है जिससे सारे रूप, सारी चीजें पैदा होती हैं। लेख भी इसी कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे देख सकते हैं हम कि ओम की जो अवधारणा है वो एक तरह की ब्रह्मांडीय आवृत्ति, एक मूल ध्वनि की बात करती है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वहीं स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो उसी कंपन के पीछे का गणितीय ढांचा समझाने की कोशिश करती है। अच्छा, एक अनुभव है, एक गणित। हाँ,
तो एक तरफ अनुभव और प्रतीक है, दूसरी तरफ गणित और मॉडल, लेकिन दोनों के केंद्र में क्या है? कंपन, या कहिए अनुनाद, रेजोनेंस। उसी से सृजन का विचार जोड़ा है। हाँ, रेजोनेंस, अनुनाद। आपने इसका जिक्र किया तो ये हमें अगले दिलचस्प कनेक्शन की ओर ले जाता है। ओम और प्रकृति के साथ हमारा तालमेल, हमारा रेजोनेंस। फिजिक्स का ये एक जाना माना सिद्धांत है कि हर सिस्टम की अपनी कुछ खास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती हैं। बिल्कुल। जिन पर वो आसानी से कंपन करता है, रेजोनेट करता है। बिल्कुल। जैसे एक गिटार का तार एक खास नोट पर ही सबसे ज्यादा गूंजता है। बिल्कुल। और हमारी पृथ्वी का भी अपना एक प्राकृतिक अनुनाद है, जिसे शूमान रेजोनेंस कहते हैं। शूमान रेजोनेंस। हाँ, ये दरअसल पृथ्वी की सतह और आयोनोस्फीयर के बीच गूंजने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं, और इनकी जो मूल आवृत्ति है वो करीब 7.83 हर्ट्ज है। 7.83 हर्ट्ज। हाँ, जैसे धरती की अपनी धड़कन हो। और यहीं पर बात वाकई हैरान करने वाली हो जाती है। लेख में जिस रिसर्च का जिक्र है वो बताता है कि जब कोई ओम का जाप करता है तो उसके मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगे पैदा होती हैं। हाँ, ब्रेन वेव्स। और कमाल की बात यह है कि इन तरंगों की आवृत्ति भी करीब 7 से 8 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक शूमान रेजोनेंस के आसपास। राइट। है ना, ये कमाल का संयोग, मतलब कोइंसिडेंस कहें या कुछ और। ये डेटा हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेख तो यहाँ तक कहता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ओम का जाप सचमुच मानव मस्तिष्क की गतिविधि को हमारे ग्रह के प्राकृतिक कंपन के साथ सिंक्रोनाइज कर सकता है, एक लय में ला सकता है। वाह। अब ये कितना शाब्दिक है, कितना प्रतीकात्मक, इस पर तो और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन ये कनेक्शन अपने आप में बहुत बहुत आकर्षक है। क्या हम सचमुच एक ध्वनि के जरिए ब्रह्मांडीय लय से जुड़ सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है कि हम और हमारा ग्रह एक ही लय में धड़क सकते हैं। चलिए अब चेतना के और भी गहरे स्तर पर चलते हैं। ओम और क्वांटम चेतना, क्या संबंध हो सकता है यहाँ? क्वांटम फिजिक्स, जो बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रियलिटी को देखती है, वो हमें बताती है कि गहराई में जाकर सब कुछ वैसा ठोस नहीं है जैसा हमें लगता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। असलियत तो ऊर्जा और संभावनाओं का एक विशाल क्षेत्र है, चीजें होने की अलग अलग संभावनाओं का एक जाल सा। सही कहा। ये वैसा नहीं है जैसा हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। बहुत गहरे स्तर पर कण एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं, एक दूसरे से अजीब तरह से जुड़े हो सकते हैं, जिसे इंटेंगलमेंट कहते हैं। और इसी क्वांटम दुनिया से हमारी ये बड़ी स्थूल दुनिया उभरती है। और अगर हम ध्यान की परंपराओं में देखें, खासकर भारतीय दर्शन में, तो ओम को अक्सर चेतना के उस एकीकृत, उस फंडामेंटल फील्ड से जुड़ने का एक जरिया माना जाता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि ओम का ध्यान मन को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है और उस परम चेतना से जुड़ता है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब इससे अगर हम न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो जब ओम का जाप किया जाता है तो ब्रेन वेव्स में, मस्तिष्क की तरंगों में एक तरह की सुसंगतता, मतलब कोहेरेंस देखी जाती है। कोहेरेंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दिमाग के अलग अलग हिस्से ज्यादा तालमेल में काम करने लगते हैं, एक लय में, सिंक में। और दिलचस्प बात यह है कि क्वांटम दुनिया में भी कोहेरेंस एक बहुत जरूरी चीज है। क्वांटम सिस्टम, जैसे कि कण, वो एक साथ सुसंगत अवस्था में रह सकते हैं, जहां वो एक समन्वित, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से व्यवहार करते हैं। तो लेख में जो समानता बताई गई है वो यही है कि जैसे ओम जाप मस्तिष्क में सुसंगतता, कोहेरेंस लाता है, वैसे ही क्वांटम सिस्टम भी कोहेरेंस दिखाते हैं। इससे एक बड़ा सवाल उठता है और लेख ये संभावना जताता है कि क्या ओम चेतना को उस मूलभूत क्वांटम क्षेत्र के साथ ट्यून करने का, मतलब एक लय में लाने का एक उपकरण हो सकता है। चेतना को क्वांटम फील्ड से ट्यून करना? हाँ, ये अभी देखिए काफी हद तक अटकलों का क्षेत्र है, स्पेक्यूलेशन है, लेकिन क्वांटम भौतिकी और चेतना के जो रहस्य हैं उनको जोड़ने की एक दिलचस्प कोशिश जरूर है ये। वाकई चेतना शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। और अब आते हैं ओम की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, उसके बाद की शांति। जो लोग ओम का ध्यान या जाप करते हैं वो अक्सर बताते हैं कि धुनी के थम जाने के बाद एक गहरी शांति, एक स्थिरता का अनुभव होता है। लेख में भी इसका जिक्र है, ओम जाप के बाद शांति आती है। बिल्कुल,
और यहाँ भी फिजिक्स की दुनिया में एक समानांतर विचार मिलता है हमें, क्वांटम वैक्यूम। क्वांटम वैक्यूम? हाँ, पहले हम सोचते थे कि खाली स्पेस मतलब बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी बताती है कि ऐसा नहीं है। जब सारे कण और सारे कंपन हटा दिए जाएं, तब भी जो खालीपन बचता है ना, वो असल में शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी से भरा होता है। अच्छा, खाली नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जा लगातार सूक्ष्म उतार चढ़ाव पैदा करती रहती है, जिससे कण अचानक से पैदा होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स ये खालीपन नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक उबलता हुआ समंदर है, समझिए। तो ये वैक्यूम निष्क्रिय नहीं है, बल्कि बहुत सक्रिय है। हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल से भरा हुआ है, संभावनाओं से। और अब देखें प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ओम के बाद जो शांति आती है वो कोई अंत नहीं है, बल्कि वो नए सृजन का स्रोत है। द सोर्स ऑफ न्यू क्रिएशन। वो परम शांति ही है जहाँ से सब कुछ फिर से उभर सकता है। तो यहाँ भी एक गूंज है। ओम के बाद की शांति जो अनुभवात्मक है, एक्सपीरियंशियल है, और क्वांटम वैक्यूम जो सैद्धांतिक है, थियोरेटिकल है, दोनों ही एक ऐसे शून्य की बात कर रहे हैं जो खाली नहीं है, बल्कि अनंत संभावनाओं से भरा है। सही। एक तरह से दोनों ही परम मौन को सृजन का गर्भ मान रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दोनों ही दृष्टिकोणों में, चाहे वो आध्यात्मिक अनुभव हो या भौतिकी का सिद्धांत, शांति या शून्यता वो अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत की क्षमता रखती है, पोटेंशियल रखती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ओम की ये प्राचीन अवधारणा जो हजारों साल पुरानी है, वो आधुनिक विज्ञान के कई बड़े विचारों के साथ एक तालमेल बिठाती हुई सी लगती है। हाँ, एक रेजोनेंस दिखता है। चाहे वो ब्रह्मांड की शुरुआत हो, बिग बैंग, या वास्तविकता की सबसे बुनियादी बनावट, स्ट्रिंग थ्योरी, या प्रकृति की अपनी लय, रेजोनेंस, शूमन रेजोनेंस वाला उदाहरण। हाँ, या चेतना की गहराई, क्वांटम विचार, या फिर शून्यता में छिपी क्षमता, वैक्यूम एनर्जी, हर जगह एक दिलचस्प गूंज सुनाई देती है। हाँ, और लेख का सार भी कुछ ऐसा ही है। वो कहता है कि ओम शायद उस चीज का अनुभवात्मक रूप है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे भौतिकी अमूर्त रूप से ब्रह्मांड का मौलिक कंपन कहती है, फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। यह स्ट्रिंग थ्योरी के कॉस्मिक अनुनाद और क्वांटम सृजन का जैसे एक ध्वनि प्रतीक हो, साउंड सिंबल। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। ये जो हमने चर्चा की, ये एक प्राचीन प्रतीकात्मक और अनुभवात्मक प्रणाली है, यानी ओम, और दूसरी तरफ आधुनिक वैज्ञानिक मॉडल हैं। इनके बीच की आकर्षक तुलनाएं हैं, ये कंपैरिजन्स। लेकिन ये समानताओं के तौर पे पेश करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों चीजें बिल्कुल एक ही हैं, या ये कोई वैज्ञानिक सबूत है ओम का। ऐसा नहीं है। तो आप कह रही हैं कि ये विचारों का रेजोनेंस है। बिल्कुल ठीक कहा, ये विचारों में अनुनाद है। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते, एक हजारों साल पुराना ज्ञान, दूसरा आधुनिक विज्ञान, जो समय में, संस्कृति में, तरीकों में इतने अलग हैं, फिर भी कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढते हुए एक जैसे पैटर्न या संरचनाएं दिखा रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद वास्तविकता को समझने के कई स्तर हैं, कई तरीके हैं। बिल्कुल। आज की बातचीत ने वाकई प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच कंपन और सृजन को लेकर इन अनअपेक्षित संबंधों को उजागर किया है। यह दिखाता है कि ज्ञान किसी एक धारा तक सीमित नहीं है, और कभी-कभी अलग-अलग धाराएं आश्चर्यजनक रूप से करीब आ जाती हैं। और ये हमें एक अंतिम और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो इस लेख के विचारों से ही उपजा है, कि अगर कंपन, वाइब्रेशन, जैसा कि भौतिकी ब्रह्मांड के लिए कहती है और प्राचीन परंपराएं अनुभव के लिए कहती हैं, दोनों के लिए ही मौलिक है, फंडामेंटल है, तो उस कंपित होती हुई वास्तविकता के भीतर चेतना की अपनी प्रकृति क्या है? वाह! क्या चेतना खुद भी कंपन का ही एक रूप है, या वो है जो इस कंपन को अनुभव करती है, या कुछ और ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म शायद आने वाले लंबे समय तक विचार करते रहेंगे। और इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।